देश का प्रदेश का संविधान पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री बाबा जो दूसरे की रोटी पे पलता है, जिसने कभी कमा के नहीं खाया, वो आके गाजियाबाद में सीआईएसएफ के कैंप में बैठ जाता है और कहता है जब तक दादरी की मूर्ति से गुजर शब्द नहीं हटेगा मैं अनावरण नहीं करूंगा। और मेरे ही समाज के कुछ लोग जो उसी विचारधारा के हैं, जो उस विचारधारा से पले हैं, जिनको एक तरह का सुसाइडर बना दिया गया है उस विचारधारा के द्वारा, वो ये कहने पे उतारू हो गए जो एमएलए थे कि गुजर शब्द कोई जाति नहीं है, ये स्थान सूचक शब्द है। एक चोर होता है, एक चालाक चोर होता है। आज की व्यवस्था पे, जिस व्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे हो, आपके सिस्टम में, आज की गवर्नमेंट में एक लूट, व्यवस्थित लूट पड़ी है और कानून के दायरे में पड़ी है। अगर ये कानून बना दिया जाए कि चोरी करना अपराध नहीं है, तो सबसे बड़े धंधा नहीं है, मोबाइल से वो चला दिया अपना ओम बुरभू स्व, और राजेश बताता था, हमने अपनी मौत कर दी जाटव के साथ। बहुत बढ़िया कोठी बन गई, बहुत बढ़िया रह रहे हैं। तो कोई किसी ने हमें नहीं खाया। देश की 85% आबादी, और कहो तो 95, 96, 97, 98% आबादी, 3-3.5% आबादी को ये समझ ले कि ये लोग कहीं परमपिता परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं या अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज के सेमिनार के आयोजक मलिक साहब, बहुजन समाज और सामाजिक न्याय के प्रोधा और अपना सर्वोच्च त्याग कर आप हम सबको जगाने निकले माननीय पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, आज की सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे धनखड़ जी, और हमारे भाई मंचासीन, और आप सभी उस सभी से एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा है। साथियों, समय कम है और कम समय में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। देखिए, मैं रतनलाल जी से शुरू करूंगा। रतनलाल जी ने जो अछूत समाज के बारे में बोला था, मैं उससे पूर्ण तरह सहमत होते हुए, और ये सारा जो सार जो इतना लोगों ने बोला है अब तक, इस सब को ग्रहण करते हुए आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हम इन सब बातों को सुनकर ही चले जाते हैं या यहाँ भाषण दे के चले जाते हैं? विशेषकर जो अछूत और फॉरवर्ड कास्ट के बीच की कास्ट हैं, बैकवर्ड में खासकर, तो जब तक हम अपने जीवन में इनको नहीं लाएंगे, अपनाएंगे, उसका उदाहरण मैं एक अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि नोएडा में मेरी कोठी का शिलान्यास कर रहे थे हम, और जो राजमिस्त्री था वो जाटव था, अछूत जात से था। तो हम जब इस तरह के मंचों पर आकर भाषण देते हैं, लेकिन अपने क्रियाकलाप, आप वही सब पाखंड हम खुद अपनाते हैं। शादी के लिए वहीं पहुंच जाएंगे, एक समाज को आप भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति को इतना बड़ा समाज, देश की 85% आबादी, और कहो तो 95, 96, 97, 98% आबादी, 3-3.5% आबादी को ये समझ ले कि ये लोग कहीं परमपिता परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं या अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या किसी भी जिस भी हम भगवान को मानते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें इसको देखना होगा। तो जब मुझे नींव रखते समय बात ख्याल में आई, तो घर में कहा गया कि भाई पंडित जी को बुलाओ। तो मैंने कि अगर मैं इसमें पंडित जी बुलाऊंगा तो मेरा जो मंचों पे जाके बोलना ये बेमानी होगी। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो आज यहाँ भाषण दे के गए, सुन के गए, वो ये चीज़ सब लागू नहीं करते। वो वहीं पहुँचते हैं, सारी बात यहाँ करते हैं, लेकिन अपने मामले में डर जाते हैं, वहीं पहुँचते हैं। राजेश नाम था उस राजमिस्त्री का। मैं कि राजेश तुझे बता देगा कैसे कैसे होता है ये सब। अरे बोला साहब मैं रोज़ देखता हूँ। हमने एक भतीजी अपनी छोटी सी बुलवाई, इस मोबाइल से वो चला दिया अपना ओम बुरभू स्व, और राजेश बताता था, हमने अपनी मौत कर दी जाटव के साथ। बहुत बढ़िया कोठी बन गई, बहुत बढ़िया रह रहे हैं। तो कोई किसी ने हमें नहीं खाया। तो देखिए, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर भाषण दे रहे हैं तो अपने जीवन में उसको ढालें, आप जीवन में लागू करें।
जब आप लागू करेंगे तभी लोग आपको लागू करेंगे, खाली प्रवचन से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, कुछ चालाक, एक चोर होता है, एक चालाक चोर होता है। आज की व्यवस्था पे, जिस व्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे हो, आपके सिस्टम में, आज की गवर्नमेंट में एक लूट, व्यवस्थित लूट पड़ी है और कानून के दायरे में पड़ी है। अगर ये कानून बना दिया जाए कि चोरी करना अपराध नहीं है, तो सबसे बड़े धंधा नहीं है, क्या जरूरत है काम करने की, है? तो आज देश में आपके माननीय श्रीमान जो मुखिया हैं, मलिक साहब ने पीछे एक बात कही थी कि मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री जी की जाति मैंने बैकवर्ड नहीं देखी। मलिक साहब मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री ने की जाति कभी भी मंडल में नहीं थी, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन 2001 में जिस संस्था से वो आते हैं, जो संस्था सरकार को चलाती है, जिसके वो प्रचारक रहे, उस संस्था ने ये आभास कर लिया था कि पिछड़ी जातियों की आबादी इस देश में बहुत ज़्यादा है और आगे चल के पिछड़ी जाति के बगैर सत्ता में आपके रहने लिए मुश्किल होगा। तो श्रीमान जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति, उसकी जाति का नाम है मोड़ घाची, मोड़ घाची जाति को 2001 में राज्य की पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित कर लिया। खुद ही अपने आप बैकवर्ड बन गए और फिर बैकवर्ड का ढोल बजाना शुरू किया। जो भी कहते हैं कि भाई जाति का नाम मत लो, वो मंच से कहते थे कि मैं बैकवर्ड हूँ और आज भी कह रहे हैं। लेकिन हम जो सोए हुए लोग हैं, हम लोग जो सोए हुए हैं, हमको जागना होगा कि क्या कर रही हैं सरकारें। चाहे आपके इतिहास को रौंदा जाए, मंडल जी ने, मैं गुर्जर समाज से हूं तो मीर भोज का जिक्र किया था। देश का, प्रदेश का संविधान पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री बाबा, जो दूसरे की रोटी पे पलता है, जिसने कभी कमा के नहीं खाया, वो आके गाजियाबाद में सीआईएसएफ के कैंप में बैठ जाता है और कहता है जब तक दादरी की मूर्ति से गुर्जर शब्द नहीं हटेगा मैं अनावरण नहीं करूंगा। और मेरे ही समाज के कुछ लोग जो उसी विचारधारा के हैं, जो उस विचारधारा से पले हैं, जिनको एक तरह का सुसाइडर बना दिया गया है उस विचारधारा के द्वारा, वो ये कहने पे उतारू हो गए जो एमएलए थे कि गुर्जर शब्द कोई जाति नहीं है, ये स्थान सूचक शब्द है, क्योंकि ये क्रिएशन मुख्यमंत्री की थी, ये सेंटेंस मुख्यमंत्री का था। तो जब आपके लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अपने हकों के बारे में, मैं तो जाति पे आ गया, मैंने जाति की बात बोल दी, जबकि जाति तो बहुत मजबूत है अपने आप में। जाति एक ऐसी चीज है जो कहीं कभी बदली नहीं जा सकती और जाति सच्चाई है इस देश की। वो तक लोग इस तरह बोल जाते हैं अपने लोभ में, अपनी सत्ता के लालच में, अपने कुर्ते के लालच में। हमने उनको बोला था कि आपको कुर्ता उतार के फेंक देना था अगर आप एमएलए थे, मन से अगर ऐसे हो रहा था तो। आप झूठ बोलते हैं कि आप इस जाति के, झूठ है आपका डीएनए चेक होना चाहिए, ये हमने बोला। लेकिन बात बोलने से नहीं बनने वाली, हमारी इन मीटिंगों से नहीं बनने वाली। एक भाई पीछे वो दूधिया बता रहे थे अपने आप को वैसे तो, लेकिन उन्होंने बहुत पते की बात कही कि गांव जब तक मलिक साहब नहीं पहुंचेंगे ये सेमिनार लेकर, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम चंद लोग यहाँ पर इस तरह के भाषण दे लेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। इतना आशावादी नहीं है, सच्चाई है। 2-3 बात और बता दूं, समय कम है। एक FCRA एक्ट है, 2016 में नोटबंदी हुई, काला धन, पैसे को काला धन का नाम दिया गया। पहले एक बाबा ने दिया, हल्ला मचाया काला धन होता है, फिर एक प्राइम मिनिस्टर आए, काला धन कह के पैसे को बंद किया। उसके तुरंत बाद FCRA में अमेंडमेंट होता है कि एक व्यक्ति, एक कंपनी भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना ही भी चंदा दे सकती है, उसकी कोई जांच नहीं होगी। और वो लागू होता है रेट्रोस्पेक्टिवली जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अब आप देखिए, जिस देश में FDI 100% लागू है, उस देश के अंदर एक कंपनी अगर अमेरिका से चले कि मैंने जो 100 करोड़ की कंपनी लगानी है भारत में लाकर, गुड़गांव में लगानी है सपोज, तो पहले सरकार के पास आएगी, सरकार बोलेगी भाई फिर इसका 25% पहले पार्टी फंड में मेरे पास डाल दे। तो 100 में से 25 करोड़ तो डल गए और कंपनी आई, आपकी जमीन छीनी गई,
आपको बोला गया ईमानदारी से काम होगा, रिश्वत थोक में ले ली गई पहले ही, लेकिन यहाँ ईमानदारी का ढोल बजेगा, ये ऑर्गेनाइज लूट है। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि गूगल करें आप, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड सुना है? छोकर साहब यहाँ बैठे थे, वो इलेक्शन रिफॉर्म पे बहुत काम करते हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व था उनका, अभी उनको हम नहीं सुन पाए, मैं लेट था। इलेक्टोरल बॉन्ड आप गूगल करें, आज तक देश के अंदर मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऐसी कुछ एसबीआई की ब्रांचेज हैं जो कुछ समय समय के लिए बीच बीच में खुलती हैं इस चीज के लिए कि आप 4 बोरा नोट भरें, जिनको ये काला धन कहते हैं, 4 बोरा में 4 करोड़ रुपए लें और ले जाके एसबीआई बैंक दिल्ली में जमा कर दें, वो आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे। वो इलेक्टोरल बॉन्ड मीन्स ड्राफ्ट के जैसा बना हुआ एक कागज, और आपको उसे 15 दिन में जिस पार्टी से फायदा उठाना है, फायदा किससे उठाना है, कौन सत्ता में है, ये सबको पता है, वहां ले जाके मोटा भाई को दे दें। 4 करोड़ रुपए काला पैसा चला, सफेद बन गया और मोटा भाई के खाते में चला गया पार्टी फंड में। बैंक पे रिस्ट्रिक्शन है लीगली, कानूनी, कि वो उस आदमी की पहचान नहीं बताएगा कि वो पैसे कौन लाया था, किसने बॉन्ड खरीदा। और सिमिलरली पार्टियों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसकी पहचान नहीं बताएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, लीगल फैटर्निटी के लोग तो सब जानते हैं, मलिक साहब भी जानते होंगे, पीछे सुप्रीम कोर्ट में इसको केस था इसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप उसकी पहचान बताएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी असहाय था। मुझे ऐसे कहने में कोई गुरेज नहीं है वकील होने के नाते भी, कि सुप्रीम कोर्ट असहाय रहा और नहीं बताए गए उनके नाम, कि हमने तो कानून बना रखा है। तो चोरी करने का कानून पास करके, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा बहुमत है, आप देश को लूटते रहें और ढोल बजे ईमानदारी का। उनको पता है कि आप तो धर्म के नाम पे वोट दे देंगे, उन्हें क्या जरूरत है इन सब बातों करने की, मीडिया लगा रखा है। एक और घटना बताऊंगा, एक बार एनडीटीवी में एक डिबेट पे हम थे, निधि कुलकर्णी एक वहाँ की वो है एंकर, हमने टीवी पे ये बोल दिया, सोशल जस्टिस पे वो डिबेट थी, कि मैडम 5% आबादी वाले लोगों में से 95% लोग टीवी पर एंकर हैं और 95% आबादी वाले के 5% हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उसके डिबेट के बाद में वो चाय पिलाते हैं एंकर हमारे साथ बैठ के, तो हमसे ये कह रही थी, वकील साहब आप तो हमारे पेट पे लात मारने जा रहे हो। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उसके बाद आज तक उस टीवी ने मुझे नहीं बुलाया। तो ये सच्चाई है बहुत सारी। बहुत अच्छा सेमिनार आपने किया मलिक साहब, और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसे अपने जीवन में सार करें, अपने आप पर लागू करें पहले, तब आप 10, 50, 100 लोगों को बोल पाएंगे, समाज सुधरेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल आपका है, और संख्या बल जिसका होता है वही डेमोक्रेसी में राज करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।